नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद, लेकर हाजिर हूं खबर 40। एक ऐसा बुलेटिन जहां एक ही जगह आपको मिलती है दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार जगत की खबरों के साथ, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर 40। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। आज बाजार की शुरुआत सपाट हुई, लेकिन जैसे जैसे कारोबारी दिन आगे बढ़ा बाजार में गिरावट गहराती चली गई और अंत में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी मिड कैप में 0.5% से ज्यादा की कमजोरी रही, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स आधे % की मजबूती लेकर बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 164 अंक टूटकर 52,319 के स्तर पर बंद हुआ, तो निफ्टी 41 अंक गिरकर 15,680 के स्तर पर बंद हुआ। जुलाई का महीना आईपीओ से गुलजार रहने वाला है। इस महीने कुल 11 कंपनियां अपना इशू लाने वाली हैं। इन आईपीओ से कंपनियों ने करीब 18,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसमें जोमेटो का आईपीओ सबसे बड़ा होगा। महीने का पहला आईपीओ जीआर इंफ्रा का है, जो 7 जुलाई को खुलेगा और 9 जुलाई को बंद हो जाएगा। इसका प्राइस बैंड 828 रुपए से 837 रुपए रखा गया है। ये कंपनी इंफ्रा प्रोजेक्ट में काम करती है। जोमेटो के आईपीओ का साइज 8,250 करोड़ रुपए का होगा। ग्लेनमैक लाइफ साइंस 1,800 करोड़ रुपए जुटाएगी, तो क्लीन साइंस 1,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस 1,350 करोड़ रुपए, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स 1,200 करोड़ रुपए इस आईपीओ से जुटाएगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बुरा असर पड़ा है। कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन से फैक्ट्रियों में उत्पादन कम हुआ है। देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को मापने के लिए IHS मार्केट का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जून में गिरकर 48.1 पर आ गया, जो मई में 50.8 पर था। इंडेक्स का 50 के स्तर के नीचे आने का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में गिरावट के संकेत दिख रहे हैं, जबकि 50 से ऊपर के लेवल को पॉजिटिव माना जाता है। ये गिरावट तब आई है जब राज्य लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं। जून में मारुति की कारों की डिमांड 7वें आसमान पर रही। कंपनी ने मंथली आधार पर 217% की धमाकेदार ग्रोथ के साथ 1,47,000 कारें बेची हैं। मई के महीने में कंपनी ने सिर्फ 46,555 यूनिट बेची थी। मारुति के कॉम्पैक्ट व्हीकल और यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में बढ़त देखने को मिली। बजाज ऑटो सेल्स को सालाना आधार पर 24% की ग्रोथ मिली है। कंपनी ने जून में कुल 3,46,000 गाड़ियों की बिक्री की। एस्कॉर्ट्स ने बीते महीने 12,533 यूनिट्स की बिक्री की। कोरोना के चलते मई में ज्यादातर कंपनियों के ऑटो सेल्स के आंकड़े निराशाजनक रहे थे। जून महीने में मंथली आधार पर टाटा मोटर्स ने 59% की ग्रोथ के साथ कुल 24,110 गाड़ियां बेची। इसमें पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मई की तुलना में 59% की ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी की घरेलू बिक्री 78% की ग्रोथ के साथ 43,704 यूनिट्स रही हैं। वहीं कमर्शियल व्हीकल सेल्स बढ़कर 22,100 यूनिट्स रही हैं। टाटा मोटर्स ने मई में 11,401 यूनिट बेची। अशोक लेलैंड की जून में सालाना आधार पर कुल बिक्री 169% बढ़कर 6,448 यूनिट्स रही हैं। जून के महीने में कंपनी की कुल घरेलू बिक्री साल दर साल 174% बढ़कर 5,855 यूनिट रही है। देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी ने वारंटी पीरियड को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। कंपनी ने बताया कि फ्री सर्विस और वारंटी एक्सटेंड करने का ऑफर का जो फायदा है वो उन ग्राहकों को मिलेगा जिनका पीरियड 15 मार्च से 30 जून के बीच था। यानी अब इन ग्राहकों के लिए वारंटी पीरियड को महीने भर के लिए बढ़ा दिया गया है। कंपनी ने कहा है कि महामारी के समय में ग्राहक गाड़ियों से ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में अब वो अपनी सुविधा के अनुसार सर्विसेज का लाभ ले पाएंगे। कोरोना को लेकर लगी पाबंदियों में राहत से सड़कों पर आवाजाही बढ़ी है। NHAI के मुताबिक जून में फास्टैग से टोल कलेक्शन 2,576 करोड़ रुपए रहा। मई के मुकाबले इसमें 21% की बढ़त दर्ज की गई है। हालांकि जून में कलेक्शन का आंकड़ा अभी भी अप्रैल और मार्च के मुकाबले कम है। अप्रैल के टोल कलेक्शन 2,777 करोड़ रुपए और मार्च में 3,086 करोड़ रुपए रहे हैं। आपको बता दें कि NHAI ने ई टोलिंग के लिए इसी साल फरवरी में फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। इसका नतीजा ये है कि जून में कुल टोल कलेक्शन में 95% हिस्सा फास्टैग से हुआ है। कैडिला ने अपनी कोविड वैक्सीन ज़ाइकोव-डी
के लिए ड्रग कंट्रोलर से इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मांगी है। कंपनी के मुताबिक वैक्सीन अब तक के ट्रायल के नतीजों में असरदार रही है। कंपनी का दावा है कि प्राइमरी एफिकेसी 66.6% रही है। कंपनी का दावा है कि वैक्सीन न केवल वयस्क लोगों के लिए बल्कि 12 से 18 साल के लिए भी कारगर होगी। ये भी दावा किया जा रहा है कि वायरस के अलग अलग वेरिएंट से भी बचाने में ये सक्षम होगी। ये वैक्सीन 3 डोज वाली होगी, हालांकि 2 डोज में भी इसके असरदार होने का दावा कंपनी कर रही है। ये वैक्सीन बिना इंजेक्शन के फार्माजेट तकनीक से लगेगी ताकि इंजेक्शन के बाद कई बार जो दुष्प्रभाव होते हैं उसका भी खतरा नहीं होगा। With respect to children, so there's two things, right? We have already proven immunogenicity in adults and safety in children and also tolerability in children. So we do believe that children, the first thing that you look for vaccines is obviously safety, and then you look at immunogenicity, and obviously we've proven it in a very large subset of people in phase 2 and phase 3. So we still believe that with the body of evidence that we go, it's end of the day, the SEC and regulators call, but definitely we will be able to prove the safety and tolerability of the vaccine. भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी की मदद से ईडी ने 17 करोड़ 25 लाख रुपए सरकारी खाते में जमा कराए हैं। पूर्वी मोदी और उसके पति मानक मेहता ने सरकारी गवाह बनने की बात कही थी और बताया था कि देश से बाहर जो उसके नाम पर बैंक खाते हैं वो असल में नीरव मोदी के हैं। इसके बाद ईडी ने पूर्वी को सरकारी गवाह बनाया था। अब पूर्वी मोदी ने ईडी को लंदन के बैंक खाते की जानकारी दी और वो पैसे वापस सरकारी खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। पेट्रोल डीजल के बाद अब तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में भी बढ़ोतरी की है। अब आपको घरेलू सिलेंडर पर आज से 25 रुपए 50 पैसे ज्यादा चुकाने होंगे। दिल्ली में अब बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 809 रुपए से बढ़कर 834 रुपए 50 पैसे हो गए हैं। इसी तरह देश के अलग अलग शहरों में आज से नई कीमत लागू हो गई है। दिल्ली में इस साल जनवरी में एलपीजी सिलेंडर का दाम 694 रुपए था। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। आज डिजिटल इंडिया अभियान के 6 साल पूरे हो गए। 1 जुलाई 2015 को पीएम मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। इस मौके पर आज पीएम ने इसके लाभार्थियों के साथ बातचीत की। 6 साल पहले भारत को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के मकसद से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। आपको बता दें कि पिछले साल 2020 में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा भारत में ही हुए थे, यानी कैशलेस मामले में भारत नंबर 1 रहा। इन पिछले 6 सालों में गांव में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ी है। सरकार ने कई ग्रामीण इलाकों को डिजिटल इंडिया अभियान से जोड़ा है। डिजिटल इंडिया अभियान के 6 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन भारत के सामर्थ्य, भारत के संकल्प और भविष्य की असीम संभावनाओं को समर्पित है। आज का दिन हमें ये याद दिला रहा है कि एक राष्ट्र के रूप में सिर्फ 5-6 वर्षों में हमने डिजिटल स्पेस में कितनी ऊंची छलांग लगाई है। नेशनल डॉक्टर्स डे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से निपट रहे डॉक्टरों के योगदान को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस महामारी में के खिलाफ डॉक्टर देश के लिए फ्रंटलाइन सोल्जर्स साबित हुए हैं। पीएम ने कहा कि सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आई है। उन्होंने कहा कि इस साल हेल्थ सेक्टर के लिए बजट का एलोकेशन दुगने से भी ज्यादा यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक किया गया है। मैं 130 करोड़ देशवासियों की ओर से देश के सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मेडिकल सेक्टर में हो रहे इन बदलावों के बीच डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए पिछले वर्ष ही कानून में कई कड़े प्रावधान किए हैं। देश में लगातार 4 दिनों से कोरोना के नए केसेस 50,000 से कम है, लेकिन बीते 2 दिनों से रोज आने वाले संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 48,786 नए केसेस आए हैं और 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत भी हुई है। बीते 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 5,23,000 है। वहीं राहत की बात यह है कि देश में लगातार 49 दिन से कोरोना संक्रमण के नए मामलों में ज्यादा रिकवरी हुई है। अब तक देश भर में कुल
33 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है और बीते 24 घंटों में करीब 28 लाख टीके लगाए गए हैं। भारतीय कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का टीका लगवाने वाले अब यूरोप की यात्रा कर सकेंगे। यूरोपीय यूनियन को भारत की चेतावनी के बाद यूरोप के देश बैकफुट पर आ गए हैं। यूरोप के 7 देश और स्विट्जरलैंड ने कोविशील्ड को ग्रीन पास देते हुए अपने यहां अप्रूव वैक्सीन की लिस्ट में शामिल कर लिया है। यानी इन देशों में कोविशील्ड के दोनों डोज लेने वाले भारतीयों को कोरोना नियमों से छूट मिलेगी। अप्रूवल देने वाले देशों में जर्मनी, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन और स्विट्जरलैंड शामिल है। कोरोना काल में घरेलू हवाई यात्रा को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है। घरेलू एयरलाइंस ने एविएशन मंत्रालय को एक सिफारिश भेजी है जिसमें कहा गया है कि कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट को भी हवाई यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत शामिल किया जाए। एयरलाइंस का कहना है कि अगर यात्री ने कोविड वैक्सीन की 2 डोज ले ली है या फिर 1 भी डोज ले ली है तो उसे हवाई यात्रा की अनुमति दी जानी चाहिए। फिलहाल अलग अलग राज्यों में हवाई सफर के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जाती है, लेकिन ये नियम सभी राज्यों में एक समान नहीं है। एयरलाइंस ने यह भी कहा है कि इमरजेंसी ट्रैवल के दौरान वैक्सीन सर्टिफिकेट की व्यवस्था काफी मददगार साबित होगी। मुंबई के फेक वैक्सीनेशन केस में एक और आरोपी की बारामती से गिरफ्तारी हुई है। अब तक इस मामले में कुल 12 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये जानकारी मुंबई पुलिस ने दी है। आपको बता दें कि मुंबई के कांदिवली स्थित हीरानंदानी हेरिटेज हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने फेक वैक्सीनेशन की शिकायत दर्ज की थी। उसके बाद मुंबई के कई स्थानों पर नकली वैक्सीनेशन कैंप आयोजित करने के मामले सामने आने लगे। इसके पहले इसमें शामिल वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए उपयोग की गई कार जब्त की गई थी। इसके अलावा इस मामले में मुख्य आरोपियों के बैंक खाते सील किए गए हैं। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच के विवाद के चलते चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक हलचल मची हुई है। कांग्रेस विधायकों की नब्ज टटोलने के लिए कैप्टन ने मौजूदा और पूर्व विधायकों को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर लंच पर बुलाया। इसे एक तरह से कैप्टन के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। कैप्टन से मिलने वालों में शहरी क्षेत्रों के विधायक शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने यह बैठक ऐसे समय में की जब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने की चर्चा चल रही है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के 2 अहम ओहदे जट सिखों के हिस्से में चले जाएंगे। पंजाब में बिजली संकट गहराता चला जा रहा है। तलवंडी साबो पावर ग्रिड फेल होने और पेड़ी सीजन में बिजली की ज्यादा खपत होने के कारण समस्या बढ़ गई है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने सरकारी और निजी दफ्तरों में 3 दिन के लिए एसी और बिजली संयंत्र बंद रखने की अपील की है। पंजाब सरकार ने बिजली संकट को दूर करने के लिए पंजाब में कई उद्योगों में 2 दिनों की साप्ताहिक छुट्टी का नियम लागू कर दिया है। पंजाब में बिजली संकट इस कदर गहरा गया कि कई इलाकों में 10 से लेकर 15 घंटों तक की कटौती की जा रही है। पटियाला, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और फिरोजपुर में कई घंटों की अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। अभी पंजाब में 14,500 मेगावाट बिजली की डिमांड है। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी। इसके साथ ही एसपी प्रमुख ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी असल मुद्दों पर बहस से भागती है, बेरोजगारी, महंगाई के विषयों पर बात नहीं करती। आपको बता दें कि यूपी में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव खासा उत्साहित है। मौसम विभाग ने जुलाई में सामान्य मानसून का अनुमान जताया है। आईएमडी के मुताबिक जुलाई के तीसरे हफ्ते से मानसून की रफ्तार बढ़ेगी। आईएमडी ने अगले 7 दिनों तक मानसून की रफ्तार कमजोर रहने की संभावना जताई है और जुलाई के दूसरे हफ्ते से इसके रिवाइवल की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल 15 जुलाई तक मानसून पूरे देश में पहुंच जाएगा। उत्तर पश्चिमी भारत में जुलाई के दूसरे हफ्ते से मानसून में तेजी आने की उम्मीद जताई गई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में 7 जुलाई तक मानसून पहुंचने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग जुलाई के आखिर में अगस्त महीने का अनुमान जारी करेगा। कृषि कानूनों पर पिछले 7 महीने से चले आ रहे विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार को पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार का साथ मिला है। पवार ने कहा है कि कृषि कानूनों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कानून के उस हिस्से में संशोधन करना चाहिए जिसे लेकर किसानों को दिक्कतें हैं। मुंबई में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल हुए शरद पवार से मीडिया ने पूछा कि क्या महाविकास अघाड़ी सरकार केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में प्रस्ताव लाएगी। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पूरे बिल को खारिज कर देने के बजाय उस भाग में संशोधन की मांग कर सकते हैं जिसे लेकर किसानों को आपत्ति है।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की एसआईटी से जांच कराने, पीड़ितों को आर्थिक मदद देने और सुरक्षा मुहैया कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई है। इस दौरान कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार, चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पक्षकार बनाया गया है, लेकिन उन्हें कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कई शहरों, कस्बों और गांव में हुई हिंसा, आगजनी और मनमानी की घटनाएं सामने आई हैं। याचिका में मांग की गई कि केंद्र और राज्य सरकार को वैसे लोगों का पुनर्वास कराने के आदेश दिए जाए जो अपना घर छोड़कर असम या दूसरे राज्यों में विस्थापित हो गए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई दूसरे नेताओं को आम भेजे हैं। इसे ममता की मैंगो पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। ममता बनर्जी ने राजनेताओं को बंगाल के मशहूर हिमसागर, लक्ष्मण भोग और मालदा आम भेजे हैं। ममता ने यह परंपरा 10 साल पहले 2011 में शुरू की थी, जब वो पहली बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी। मोदी और शाह के अलावा ममता ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी आम भेजे हैं। आज से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको टेस्ट देना अनिवार्य नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को अब आरटीओ यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस की लंबी प्रक्रिया से भी गुजरना नहीं पड़ेगा। नई प्रक्रिया में मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग सेंटर्स पर सिमुलेटर्स और डेडिकेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक होगा, जहां आवेदकों को कोर्स के दौरान ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के दौरान आवेदकों को सामान्य तौर पर सड़क पर ड्राइविंग के दौरान आने वाली सभी परिस्थितियों के बारे में बताया जाएगा। लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग कोर्स के तहत 4 हफ्तों में 29 घंटे की ट्रेनिंग होगी, जबकि भारी वाहनों की ट्रेनिंग को 6 सप्ताह में कुल 38 घंटों के लिए किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां श्रीनगर और जम्मू के बीच शासन को 6 महीने के आधार पर स्थानांतरित करने वाले दरबार मूव परंपरा को खत्म कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने 149 साल पुरानी परंपरा को खत्म करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। जम्मू और श्रीनगर की 2 राजधानियों में दरबार मूव आवास आवंटित किए गए थे, तब सभी अधिकारियों को 3 सप्ताह के भीतर इसे खाली करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि दरबार मूव को खत्म करने के फैसले से हर साल 200 करोड़ रुपए की बचत होगी। इस फैसले के बाद सरकारी दफ्तर अब जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह पर सामान्य रूप से काम करेंगे। भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म की तैयारी पूरी हो गई है। खबरें हैं कि रामायण फिल्म की स्टारकास्ट और फिल्म का आधिकारिक ऐलान दिवाली पर होने जा रहा है। लगभग 200 आर्टिस्ट इस फिल्म में काम करेंगे, जो नॉर्थ और साउथ दोनों इंडस्ट्री से होंगे। वहीं लीड कास्ट की अगर बात की जाए तो भगवान श्री राम के लिए ऋतिक रोशन और महेश बाबू के नाम की चर्चा हो रही है, तो सीता के रोल के लिए दीपिका और करीना का नाम आगे चल रहा है। लगभग 800 करोड़ के बजट में बनने जा रही इस फिल्म को मधु मंटेना और साउथ के जाने माने प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद मिलकर बनाएंगे। फिल्म का डायरेक्शन दंगल बनाने वाले नितेश तिवारी करेंगे। गुलशन कुमार हत्याकांड मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषी रऊफ मर्चेंट की सजा को बरकरार रखा है। जस्टिस जाधव और बोरकर की बेंच ने इस केस का फैसला सुनाया। गुलशन कुमार की हत्या से जुड़ी कुल 4 याचिकाएं बॉम्बे हाईकोर्ट में आई थी। इसमें 3 अपील रऊफ मर्चेंट, राकेश चंचला पिन्नम और राकेश खावकर को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ थी। बता दें कि कोर्ट ने गुलशन कुमार की हत्या के केस में रऊफ मर्चेंट को दोषी ठहराया था और अब उसकी सजा को बरकरार रखा है। रमेश तौरानी को बरी करने के खिलाफ एक अन्य याचिका महाराष्ट्र सरकार ने दायर की थी। तौरानी पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप था। महाराष्ट्र सरकार की इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। तापसी पन्नू ने करीना कपूर खान का खुलकर सपोर्ट किया है। दरअसल करीना को हाल ही में माइथोलॉजिकल फिल्म में सीता के किरदार के लिए अपनी फीस बढ़ाने को लेकर ट्रोल किया गया था। अब तापसी ट्रोल पर भड़क गई हैं और उनसे सवाल भी पूछा है। तापसी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर कोई पुरुष कलाकार ऐसा करता है तो लोग कहते हैं कि इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। तापसी के मुताबिक क्योंकि एक महिला फीस बढ़ाने के लिए कह रही है तो उसे बहुत डिमांडिंग बता रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो रही थी कि करीना कपूर ने सीता के किरदार के लिए अपनी फीस बढ़ाकर 12 करोड़ कर दी है। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने अमेजॉन की एक फिल्म साइन की जिसका नाम रखा गया है मेरे पास माँ है। फिल्म को बंदिश बैंडिट बनाने वाले आनंद तिवारी डायरेक्ट करेंगे। ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा होगी। वहीं ओटीटी पर माधुरी नेटफ्लिक्स की सीरीज में भी काम करने जा रही हैं। इस सीरीज का नाम फाइंडिंग अनामिका है, जो एक ऐसी लेडी सुपरस्टार की कहानी जो अचानक एक दिन गायब हो जाती है। इस सीरीज को करण जौहर के ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया जाएगा। हर साल मई के महीने में होने वाला कांस फिल्म फेस्टिवल इस बार जुलाई में होगा। 6 जुलाई से 17 जुलाई तक चलने वाले इस फिल्म
फेस्टिवल में देश विदेश की बेहतरीन फिल्में पहुंचेंगी। हालांकि कोरोना के चलते सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए इसका आयोजन किया जा रहा है। कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत साल 1939 से हुई थी। इसे विश्व के सबसे सम्मानजनक फिल्म फेस्टिवलों में से एक माना जाता है। वहीं भारत के लिहाज से इस बार फेस्टिवल में रीजनल फिल्म का बोलबाला रहेगा। 12 जुलाई को होने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में धूम कुड़िया प्रदर्शित होने जा रही है। विमेंस वनडे क्रिकेट के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया है। सोफिया डंकले और कैथरीन ब्रंट की छठे विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी हुई है। इसके साथ ही इंग्लैंड ने 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल की है। भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए कप्तान मिताली राज की 59 रनों की पारी की बदौलत 221 रन बनाए हैं। जवाब में इंग्लैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 47.3 ओवर में 225 रन बनाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया है। टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा। यंग ओपनर शुभमन गिल चोटिल हो गए हैं। उनकी जगह पर अभिमन्यु ईश्वरन को भारतीय टीम में अब शामिल किया जा सकता है। अभिमन्यु स्टैंड बाय के रूप में पहले से टीम इंडिया के साथ है। बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने बताया है कि चोट कितनी गंभीर है इस बारे में अभी नहीं कहा जा सकता है। मुमकिन है कि गिल पूरी सीरीज से बाहर हो जाएं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गिल को या तो काफ मसल्स की इंजरी हुई है या उनकी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव है। भारतीय टीम के लिए राहत की खबर है। 4 अगस्त से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज से पहले टीम को प्रैक्टिस मैच मिल गए हैं। बीसीसीआई के 2 प्रैक्टिस मैच रखने की गुजारिश को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मंजूर कर लिया है। सीरीज होने से पहले भारतीय टीम डरहम में प्रैक्टिस करेगी। साथ ही काउंटी टीम के साथ एक 4 दिवसीय और एक 3 दिवसीय मैच खेलेगी। दोनों मैच चेस्टले स्ट्रीट में आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बताया था कि इंग्लैंड सीरीज से पहले काउंटी टीम के साथ प्रैक्टिस मैच होना चाहिए। आईपीएल के बचे हुए मैच यूएई में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच होने की संभावना है। आशंका जताई जा रही है कि इन मैचों के लिए विदेशी खिलाड़ी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। विंबलडन में बुधवार को डिफेंडिंग चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने अपना दूसरा राउंड जीत लिया है। उन्होंने सिंगल्स में साउथ अफ्रीका के केविन एंडरसन को आसानी के साथ 6-3, 6-3 और 6-3 से शिकस्त दे दी।